जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। ये आज हमारा 5वां चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, और जिसमें हम बात करेंगे व्हाट इज लिनक्स फाइल सिस्टम। लिनक्स का फाइल सिस्टम क्या है। तो मेरे दोस्तों और अजीजों, इससे पहले के जो 4 चैप्टर्स हैं उसमें हमने बात की थी। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर था वो थोड़ा बहुत तारुफी, आप इंट्रोडक्टरी लेक्चर जिसको कह सकते हैं, वो था कि जिसमें हमने एक पाथ डिफाइन किया कि डेवऑप्स रोड मैप का पाथ क्या है, कैसे मैं एक डेवऑप्स इंजीनियर बन सकता हूं या बन सकती हूं। इसके बाद फिर हमने बात की कि डेवऑप्स क्या है, फिर डेवऑप्स के टूल्स जो मुझे हर सूरत में आने चाहिए अगर मैं डेवऑप्स इंजीनियर बनने जा रहा हूं या जा रही हूं, तो वो कौन से 8 9 10 जितने भी डेवऑप्स टूल्स हैं हर सूरत में मुझे वो आने चाहिए। फिर उसमें हमने बात की कि लिनक्स सारे डेवऑप्स टूल्स लिनक्स पर चलते हैं और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा पहला स्टेप है जो हमने पार करना है। ये पहली सीढ़ी है जो हमने चढ़नी है। ठीक है जी, फर्स्ट स्टेप हमें लिनक्स आनी चाहिए। क्यों? सारे डेवऑप्स टूल्स लिनक्स पर चलते हैं। इसके बाद हमने देखा कि हम लिनक्स को आसानी के साथ जल्दी से कैसे जो है अपने पर्सनल कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। आप अगर डुअल बूट अपने पीसी को बनाना चाहें वो भी तरीका है, या आप VMware को यूज कर लें, वर्चुअल बॉक्स को यूज कर लें। और इसमें मैंने सबसे जो रिकमेंडेड तरीका आपको बताया था वो था किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे आप फ्री टियर के लिए साइन अप करें, जैसे AWS है, और आपको 1 साल के लिए 750 आवर्स ऑफ EC2 कंप्यूटिंग रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे। यानी आप धड़ल्ले से VMs बना भी सकेंगे, डिस्ट्रॉय करें, टर्मिनेट करें, फिर बनाएं। इससे 2 शिकार होंगे। एक, आपको लिनक्स का भी थोड़ा बहुत आइडिया होता जाएगा और आपकी नो हाउ उस प्लेटफॉर्म से, क्लाउड कंप्यूटिंग AWS से भी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने वो सबसे ज्यादा आपको रिकमेंड किया था। आज हम बात करेंगे, अब हमारे पास लिनक्स आ गई है, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपके सिस्टम्स पर लिनक्स चल रही होगी। तो लिनक्स फाइल सिस्टम को शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको इससे फायदा हो रहा है तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि ये सजेशन है भाई, ऐसे कर लें तो ज्यादा अच्छा होता। मैं इंशाल्लाह क्रिटिक्स या जो भी आपकी सजेशंस होंगी, फीडबैक होंगी, सर आंखों पर कि आप बताएंगे तो इंशाल्लाह वो ऐसे मैं फिर अपने आप को इम्प्रूव करूंगा। जाहिर है आप मशवरा देंगे तो अच्छा ही देंगे। तो कोई फीडबैक कमेंट्स हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि ये चीज़ें भी बता देते तो ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है, फिर वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियोस में कवर कर लेंगे। तो ज़रूर सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं लिनक्स फाइल सिस्टम की। मेरे दोस्तों, जिस वक्त आप लिनक्स इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, आपके पास लिनक्स आ गई, आप टर्मिनल से उस पे लॉगिन करते हैं। ठीक है जी, हमेशा हम ज्यादातर जो है ना, हमारा जो वास्ता पड़ेगा वो लिनक्स के टर्मिनल से होगा। ठीक है, टर्मिनल या उसको हम शेल भी कहते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी ब्लैक स्क्रीन होगी और उसमें आपने जो है ना CLI कमांड्स वगैरह रन करनी होती है, जैसे CD/home है। ये एक मिसाल दे रहा हूं। तो ये हमारा टर्मिनल आ गया। तो टर्मिनल से हमारा बहुत वास्ता पड़ेगा, काली स्क्रीन जो शेल होता है। ठीक है, और इसके बाद लिनक्स फाइल सिस्टम को समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूं। ठीक है, कि जिस वक्त आप किसी भी अपने यूजर से लॉगिन करते हैं, तो आप जिस वक्त लॉगिन हो जाते हैं वो किसी न किसी आपको होम डायरेक्टरी के अंदर लेकर जाता है। आपका यूजर ABC है, तो आप ABC यूजर से जिस वक्त लॉगिन करते हैं तो वो आपको होम डायरेक्टरी में, अपनी आपकी जो आपका घर है मतलब होम डायरेक्टरी में लेकर जाता है। रूट से ले अगर आप लॉगिन करते हैं वो आपको रूट डायरेक्टरी में लेकर जाता है। इसी तरह जिस वक्त आप चीजें सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो हर सॉफ्टवेयर की एक खास कॉन्फ़िगरेशन एक खास जगह पे मुख्तस की जाती है। अब मैं आपको इसको एक आसान अल्फाज के साथ, मिसाल के साथ समझाता हूं। मिसाल के तौर पर इंजन X एक वेब सर्वर है। ठीक है, इंजन X जो सबसे ज्यादा इस वक्त यूज हो रहा है वेब सर्वर है, यानी हमारी वेब एप्लीकेशंस वगैरह उसको सर्व करने के लिए इंजन X यूज करते हैं। तो जिस वक्त मेरे दोस्तों आप इंजन X इंस्टॉल करते हैं, apt इंस्टॉल इंजन X, ये कमांड होती है वेब सर्वर को या कोई और टूल भी इंस्टॉल करना हो, एप्ट इंस्टॉल इंजन X।
तो जब Nginx इंस्टॉल हो जाता है तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं वो कहाँ होती हैं, एक खास डायरेक्टरी में होती है जिसको etc कहते हैं, ठीक है, Nginx। इसी तरह मैं अगर कुबन ये अब मैं मिसालें दे रहा हूं कि कुबरनेटिस इंस्टॉल करते हैं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स किधर होती हैं, etc कुबरनेटिस में। मैं एक नया यूजर XYZ, एक मेरा नया यूजर है, मैं उसको ऐड करता हूं लिनक्स के अंदर, लिनक्स सर्वर पर मैं ऐड करता हूं, एक नया यूजर बनाता हूं, मतलब यूजर ऐड की कमांड से। तो उसकी होम डायरेक्टरी होती है, हर यूजर की एक होम डायरेक्टरी बनती है। तो वो कहां होगी, वो होती है होम के अंदर। कहाँ होती है, होम के अंदर होती है। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि ये XYZ ETC में क्यों नहीं बना, या ETC की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है Nginx की, कुबरनेटिस की, ये होम में क्यों नहीं आती। इसके पीछे कोई खास चीज है। वो खास चीज क्या है, वो फाइल सिस्टम है। कुछ समझ आ रही है आपको। ये फाइल सिस्टम का काम है, वो इतना इंटेलिजेंट है, उसे पता है कि अगर यूजर ऐड हो रहा है तो उसकी होम डायरेक्टरी होम में जाएगी, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशंस ETC में जाएगी। तो ये सारी चीजें पीछे जो ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, ये फाइल सिस्टम कर रहा होता है, लिनक्स का फाइल सिस्टम। अब मैं आपको इसकी तारीफ बता रहा हूं आसान अल्फाज में। ये एक इंटरव्यू के हिसाब से भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई लिनक्स फाइल सिस्टम को आसान अल्फाज में कैसे आप मुझे समझा सकते हैं। तो आप ये बता दें कि ये फाइल सिस्टम या लिनक्स फाइल सिस्टम एक वो तरीका है जो फाइल्स को और डायरेक्टरीज को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लिनक्स में क्रिएट करता है, बनाता है। सारी फाइल्स, सारे फोल्डर्स एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हमारे पास अगर मैनेज कोई करता है सिस्टम, वो कौन करता है, वो लिनक्स फाइल सिस्टम है। तो लिनक्स फाइल सिस्टम एक वो तरीका है, वे है, जो कि लिनक्स में फाइल्स और डायरेक्टरीज को ऑर्गेनाइज करता है। ये अल्फाज आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर हम विंडोज अगर यूज करते हैं तो उसमें फोल्डर्स होते हैं, ठीक है ना जी, फोल्डर्स और उनके अंदर फाइल्स। लेकिन लिनक्स में हमारे पास डायरेक्टरीज होती हैं, ये भी फोल्डर ही हैं लेकिन लिनक्स में हम इनको डायरेक्टरीज कहते हैं। ETC की डायरेक्टरी है, होम की डायरेक्टरी है, यूजर्स की डायरेक्टरीज हैं, यूजर, और फिर इसके बाद वार की डायरेक्टरी है। मिसाल के तौर पर ये सारी जो है ना ऑर्गेनाइज तरीके से हमारे पास जिस वक्त हम लिनक्स इंस्टॉल करते हैं ये पहले से बनी होती है। तो मेरे दोस्तों और अजीजों, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज करना, कैसे सॉफ्टवेयर को Nginx इंस्टॉल किया, कैसे उसकी कॉन्फ़िगरेशन ETC में चली गई, इसके पीछे कोई मैकेनिज्म है ना जी, कोई प्रोसेस है, कोई इंटेलिजेंट सिस्टम है, रडार है, जो कि इतना होशियार है, उसे पता है कि भाई अगर यूजर ऐड हो रहा है तो उसकी होम डायरेक्टरी होम में जाएगी, OPT में क्यों नहीं जाती, या वार में क्यों नहीं जाती। लॉग्स बनते हैं तो वार लॉग में जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह कॉन्फ़िगरेशंस बनती हैं, ETC कुबरनेटिस, उसकी YAML फाइल्स जिन्हें मैनिफेस्ट्स कहते हैं, वो सारे ETC में जाते हैं। तो भाई खुद ब खुद क्यों जाते हैं, नहीं, खुद ब खुद नहीं जा रहे, उनके पीछे जो है ना उन सबको ऑर्गेनाइज कर रहा है, मैनेज कर रहा है, देख रहा है, उनकी सारी हरकतों को नोट कर रहा है, वो है लिनक्स फाइल सिस्टम। अब आपको मैं एक आसान एग्जाम्पल जो हमारे साथ रोजमर्रा होता भी रहता है, कि मैं अगर किसी मेडिसिन की जरूरत है मुझे, तो मैं किसी फार्मेसी के स्टोर पर जाता हूं। ये मिसाल आपको जरूर अच्छी भी लगेगी, अगर रिलेटेबल नहीं भी है तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूं कि अगर चीजें ऑर्गेनाइज ना हो तो कितना बड़ा मसला भी हो सकता है हमारे लिए। जब आप जाते हैं और कहते हैं भाई मुझे ब्रूफिन चाहिए, या पेनाडोल चाहिए, या कोई सिरप चाहिए, कफ सिरप चाहिए, तो क्या ख्याल है हमारे लिए जो वहां पर फार्मासिस्ट होता है या सेल्समैन सेल्स गर्ल होती हैं, तो क्या ख्याल है वो 10-15 मिनट लगा के ढूंढ के देता है वो हो किधर पड़ी हुई है, नहीं, उसे पता है भाई ब्रूफिन उधर है उतार के दे दो, पेनाडोल उधर है भाई ले आओ, ऐसा ही है ना। तो सारे रैक्स में सारी मेडिसिन जो है ना ऑर्गेनाइज तरीके से पड़ी होती हैं। अब मुझे ख्याल आता है बिल फर्ज ये ऐसे ना होती, एक ढेर लगा होता तो कितना टाइम या कितनी एफर्ट होती वो सारी चीजें हटा हटा के सारी मेडिसिन, ओ जी ये आपकी ब्रूफिन मिल गई है। तो कितनी ज्यादा दिक्कत तो होती, कितनी ज्यादा मुश्किल होती जब चीजें ऑर्गेनाइज ना हो। तो ये
एग्जाम्पल अगर आप इसको लिनक्स फाइल सिस्टम के साथ रिलेट करें तो लिनक्स फाइल सिस्टम सारी फाइल्स को, थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स हैं, लॉग फाइल्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, उनको एक ख़ास पैटर्न पे ख़ास तरीके के साथ ऑर्गेनाइज करके क्रिएट करता है, बनाता है और डायरेक्टरीज बनाता है। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होती है हमारे पास, एक ख़ास किस्म की हायरार्की जो इससे आगे हम डिस्कस करेंगे। तो वो सारी हायरार्की, स्ट्रक्चर, डायरेक्टरीज, पेरेंट डायरेक्टरीज, सब डायरेक्टरीज, ये सारी चीज़ें सबका जिम्मेदार कौन है? लिनक्स फाइल सिस्टम है। उम्मीद है कि अभी आपको इसकी समझ आ गई होगी और डेवऑप्स इंजीनियर के तौर पर हमें इतना जानना ही काफ़ी है। बहुत ज़्यादा अगर गहराई में जाएं थोड़ी बोरिंग भी चीज़ हो जाएगी और हमारे इस डेवऑप्स रोड मैप के स्कोप से थोड़ी चीज़ें बाहर हो जाएंगी। हाँ, बरादराना मशवरा ये है कि अगर आपकी यानी प्रिपरेशन या आपका इरादा है कि रेड हैट सर्टिफिकेशन करूं मैं, और रेड हैट के लिए आप प्लान कर रहे हैं, तो आप फाइल सिस्टम को जिसमें ग्रब, बूट लोडर, फाइल सिस्टम चेक और इस तरह की और फाइल सिस्टम की टाइप्स, वो आप स्टडी ज़रूर करें। डेवऑप्स इंजीनियर के लिए मुझे इतना जानना ज़रूरी है कि फाइल सिस्टम क्या होता है। तो जो रेड हैट सर्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर की जो सर्टिफिकेशन का जिनका इरादा है, वो इस चीज़ को ज़रूर डिटेल के साथ डीपली एक्सप्लोर कर लें। तो इसके बाद चलते हैं, हम आगे डिस्कस करते हैं, बात करते हैं लिनक्स की हायरार्की के बारे में, यानी पेरेंट डायरेक्टरी क्या है फाइल सिस्टम में, और फिर इसके बाद सब डायरेक्टरीज क्या हैं, उस पर हम बात करते हैं। तो लिनक्स में सबसे जो मेन, सबसे बड़ी जो डायरेक्टरी है, उसको आप कह सकते हैं, ये जो स्लैश मैंने आपके सामने बना रहा हूं ना, ये स्लैश, ये सबसे बड़ी हमारे पास लिनक्स में पेरेंट डायरेक्टरी आप कह सकते हैं, इसको रूट डायरेक्टरी भी कह सकते हैं। ये मेन आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। इसके ये अब हायरार्की भी हम डिस्कस कर रहे हैं और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी, दोनों चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। तो अब ये हमारी आ गई पेरेंट डायरेक्टरी, ठीक है। इसको हम रूट डायरेक्टरी भी कह सकते हैं, रूट है, या इसको पेरेंट भी कह सकते हैं, पेरेंट डायरेक्टरी या रूट डायरेक्टरी। फिर इसके बाद जिस वक्त मैं, जो कमांड यूज होती है वो cd यूज होती है, ठीक है, cd। अब मिसाल के तौर पर cd यूज करके मैं इस डायरेक्टरी में अगर जाना चाहूं तो मुझे ऐसे कमांड ये रन करनी होगी। कमांड्स के सेक्शन में हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करेंगे। cd स्लैश, ठीक है, ये स्लैश। तो अब अगर मैं रूट से हूं, ठीक है, ये किसी और यूजर से भी हूं, तो मैं फाइल सिस्टम के अंदर, ये हमारा मेन पेरेंट डायरेक्टरी है, इसके अंदर हम इंटर हो जाएंगे। तो इसके अंडर सारी मेजर जो मेन मशहूर किस्म की जो डायरेक्टरीज हैं, फोल्डर्स जिनको कह सकते हैं, वो सारे इस फाइल सिस्टम के अंडर क्रिएट होते हैं। इस पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर वो सारी डायरेक्टरीज बनती हैं। मिसाल के तौर पर यहां पर मैं अगर बात करूं, सबसे पहले ये आ गई हमारी होम, ठीक है। इसके बाद हमारी ये तकरीबन 16-17 है, तो जो मेजर कॉमनली बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं वो मैं लिखूंगा इधर, ETC है, एटसेट्रा। और इसके बाद हमारी आ जाती है वार, फिर इसके बाद आ जाती है हमारी USR, या यूज़र भी आप कह सकते हैं, USR। और इसके बाद हमारी आ जाती है बूट, और फिर हमारी आ जाती है डायरेक्टरी टेम्प की। तो ये कुछ जो है ना, जो मेरे जहन में अभी आ रही है, मैं वो लिख रहा हूं। और इस तरह हमारे पास आ जाती है लॉस्ट प्लस फाउंड या माउंट, MNT माउंट। और फिर इसके बाद आ जाती है हमारे पास आखिरी, यहां पर मैं लिख देता हूं OPT, ठीक है। तो ये कुछ डायरेक्टरीज हैं। जिस वक्त भी आप लिनक्स इंस्टॉल करते हैं और आप अपने रूट डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं, पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर, और फिर ls की कमांड, जो लिस्ट शो जिसको कहते हैं, ls या लिस्ट डाउन करो, मुझे बताओ इसके अंदर क्या है। तो जब आप वो कमांड रन करते हैं ना, तो इसके बाद ये कुछ डायरेक्टरीज हैं जो पहले से बनी होती हैं, ये पहले से क्रिएटेड होती हैं।
और इसके बाद जो जो हमारा काम शुरू होता है तो हमारी कुछ टेम्परेरी फाइल्स यहाँ बननी शुरू हो जाती हैं। जिस वक्त हमारा सिस्टम बूट होता है तो बूटिंग से रिलेटेड ग्रब हो गई या बूट लोडर, वो सारी फाइल्स फोल्डर्स जो भी हैं वो यहाँ पर बनती हैं। इसी तरह हमारी जो लॉग्स हैं, वॉर लॉग, ठीक है, मैसेजेस, वॉर लॉग, सिक्योर, वो सारे यहाँ पर बनते हैं। ईटीसी का मैं आपको बता चुका हूँ। इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशंस, मैनिफेस्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स वगैरह, जिस वक्त कोई भी आप पैकेज इंस्टॉल करते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो वो ईटीसी के अंदर बनते हैं। और होम के अंदर होम यूजर्स की होम डायरेक्टरीज बनती हैं। और ऐसे जो है ना यूजर लोकल शेयर, इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह या आप कोई भी फाइल्स वगैरह रख सकते हैं। तो ये कुछ चंद एक अहम डायरेक्टरीज हैं। इसके अलावा भी लॉस्ट प्लस फाइंड है। तो ये सारी डायरेक्टरीज जिस वक्त हमारा लिनक्स सिस्टम सही फुली फंक्शनल हो जाता है, हम देख सकते हैं कि ये सब डायरेक्टरीज पहले से क्रिएट हो जाती हैं। अब ये क्रिएट होती हैं, फाइल सिस्टम इनको मैनेज करता है, क्रिएट करता है। तो ये तो आ गई हमारी मेजर यानी मेन डायरेक्टरीज हैं ये सारी। इसके बाद अगर मैं सब डायरेक्टरीज की बात करूं तो हर जो है ना फोल्डर में सब डायरेक्टरीज भी बन सकती हैं। वार, यहां पर लिब है, ठीक है। फिर इसके नीचे अंडर जो है ना मैं माई जिसमें हमारी माई की फाइल्स होती हैं, ठीक है। इसी तरह वार लॉग की डायरेक्टरीज है, वार लॉग। और फिर इसके अंदर जो है ना हमारे पास फाइल्स होती हैं, मैसेजेस, सिक्योर लॉग्स, इंजनएक्स के लॉग्स, जो भी हमारे लॉग फाइल्स हैं वो यहां पर बनती हैं। तो अब ये एक आपको हायरार्की समझ आ रही है ना। सबसे पहले अगर आपने माई के अंदर जाना है, मैं देखना चाहता हूं भाई कोई इशू आ गया है माई से रिलेटेड, कोई मैं उसकी फाइल्स को देखना चाहता हूं, तो कैसे मैं जाऊंगा? cd MySQL लिखूंगा? नहीं ना। कैसे? अब ये हायरार्की जो है ना ये प्री डिफाइंड है। फाइल सिस्टम ने ये हायरार्की तय की हुई है कि अगर आपने MySQL तक पहुंचना है तो आपको ये सारे तरीके, ये सारा ऐसे इस पाथ को फॉलो करते हुए आना है। तो अब मैं अगर MySQL में जाऊं तो मुझे देखते जाइएगा कि मैं कैसे जो है ना MySQL की डायरेक्टरी तक पहुंचूंगा। सबसे पहले पेरेंट डायरेक्टरी cd, ठीक है, स्लैश, ये जो हमारी पेरेंट डायरेक्टरी आ गई। उसके बाद मुझे जाना होगा वार में, और इसके बाद फिर मैं आऊंगा लिब में, फिर आगे स्लैश होगी। ये ऐसे हम किसी भी डायरेक्टरी में जो है ना एंटर हो सकते हैं, जा सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। प्रॉपर वर्ड तो नेविगेट है। cd स्लैश वार लिब और फिर इसके बाद MySQL। ऐसे, और इसके बाद मैं अगर ls की कमांड रन करूंगा तो मुझे यहां पर सारी फाइल्स वगैरह जो MySQL से रिलेटेड है वो शो हो जाएंगी। समझ आ रही है? अब मिसाल के तौर पर मेरा यूजर है ABC, तो अगर मैंने अपने यूजर की होम डायरेक्टरी में जाना है, ये मेरा यूजर यहां पर बना हुआ है होम के अंदर, तो अब मेरा पाथ क्या होगा? पहले मुझे अपनी पेरेंट डायरेक्टरी में आना होगा और उसके बाद होम में जाऊंगा और उसके बाद ABC में। कैसे? सबसे पहले आ गई मेरी पास पेरेंट डायरेक्टरी, फाइल सिस्टम या रूट डायरेक्टरी भी कह सकते हैं, मुख्तलिफ नाम है। और इसके बाद मैं जाऊंगा होम में, ये आ गया मैं होम के अंदर, और इसके बाद मैं आऊंगा ABC में। तो ऐसे जो है हम डायरेक्टरीज में नेविगेट कर सकते हैं। सीधा मैं अगर लिख दूं cd ABC, डायरेक्ट मैं ABC में जाऊंगा तो कहेगा भाई नहीं, सीधे रास्ते से आओ। सही है? तो ये सारी चीजें, ये सब मैनेज कौन कर रहा है? ये सारा फाइल सिस्टम मैनेज कर रहा है। अब देखें ना, आपको ऑर्गेनाइज तरीके से, और कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ले लें, क्लाउड लिनक्स ले लें, सेंटोस ले लें, यूबुंटू ले लें, वारलिब MySQL ऐसे ही बनती है। होम के अंदर ही यूजर डायरेक्टरीज बनती हैं। तो पीछे यानी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर लिनक्स फाइल, लिनक्स सर्वर्स का, डिस्ट्रीब्यूशन का ऑलमोस्ट सेम होता है। इसी तरह ETC के अंदर अगर मिसाल के तौर पर अब MySQL की बात आ रही है तो ETC के अंदर मेरे पास एक फाइल होती है जहां पर MySQL की कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो ये अब फाइल है सिर्फ my.cnf,
जो अमूमन ईटीसी के अंदर होती है। अगर मैं इस फाइल को मॉडिफाई करना चाहता हूं, अपडेट करना चाहता हूं, my.cnf को मैं या MySQL की कॉन्फ़िगरेशंस देखना चाहता हूं कोई इशू रिजॉल्व करने की सूरत में, तो बिलफर्ज मैं अगर हूं ऑलरेडी मेरा जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो मिसाल के तौर पर cd होम abc है, तो यहां पर मैं मौजूद हूं और फाइल मेरी किधर है, ईटीसी में है, और मैं अगर रन करूं इधर नैनो my.cnf, तो क्या ख्याल है ये फाइल एडिट हो जाएगी? किसी सूरत में नहीं होगी, वो कहेगा ये फाइल इधर है ही नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे पूरे पाथ से जाना पड़ेगा। तो एक्चुअल में फुल पाथ फिर क्या हो जाएगा, नैनो, ठीक है, ईटीसी ये आ गई हमारे पास, और इसके बाद मेरा फाइल नेम CNF। तो ये मेरे दोस्तों और अजीजों, इस तरह इस लिनक्स में हायरार्की और स्ट्रक्चर वो वर्क करता है। कहीं से भी आपने मिसाल के तौर पर किसी फाइल को देखना है, अब मैं लॉग में जाऊंगा तो मुझे पहले यहां से पूरी हायरार्की हर सूरत में हर दफा फॉलो करनी पड़ेगी। तो डायरेक्ट लॉग की डायरेक्टरी में मैं किसी सूरत में नहीं आ सकता, मुझे पहले जाना पड़ेगा पेरेंट डायरेक्टरी में, पेरेंट डायरेक्टरी के बाद मुझे आना पड़ेगा वार में, और वार के बाद मैं आऊंगा लॉग में। तो ये हायरार्की आप सीख जाएंगे, कोई इसमें इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी। तो ये सारा ऑर्गेनाइज तरीके से मेंटेन करना सब कुछ ये फाइल सिस्टम का काम है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये हमारी पेरेंट डायरेक्टरी है, ये उसके नीचे सब डायरेक्टरीज हैं, फिर उसके नीचे और जो है ना हमारी सब डायरेक्टरीज हैं, और उनके अंदर हमारी कन्फिग्रेशंस होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की फाइल क्रिएट करते हैं। मिसाल के तौर पर टेम्प के अंदर जिस वक्त कोई टेम्परेरी हमारे प्रोसेसेस चलते हैं उनकी फाइल्स टेम्प पे क्रिएट होती हैं। जब कोई हमने डिवाइस माउंट करनी होती है, डिस्क हो गई, यूएसबी हो गई, तो वो माउंट में जाती हैं। इसी तरह एक और जो है हमारे पास बैकअप की भी डायरेक्टरी होती है। तो ये सारी ये लिनक्स की हायरार्की होती है जो ऑलमोस्ट सारी डिस्ट्रीब्यूशंस पर तकरीबन सेम होती है। कोई 19-20 का फर्क हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अमूमन ऐसे ही होता है। और ये सारा एक टर्मिनल के अंदर आपने इन सब के साथ जो है ना हैंड्स ऑन आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। तो इसके बाद हम थोड़ी बहुत लैब भी देख लेते हैं और उसमें ये डायरेक्टरीज वगैरह देख लेते हैं कि हर डायरेक्टरी का कोई ना कोई पर्पस होता है, या होम डायरेक्टरी, ईटीसी, वार किस लिए यूज होते हैं, थोड़ी बहुत उस पर बात कर लेते हैं अपने प्रैक्टिकल लैब सेशन में। तो अब फाइल सिस्टम्स की कुछ थोड़ी बहुत टाइप्स हैं, जिसमें सबसे आजकल जो यूज हो रहा है वो है ext4। ठीक है, और फाइल सिस्टम की जो इंफॉर्मेशन है, कैसे आपको पता चलेगा कि मेरे लिनक्स पे कौन सा फाइल सिस्टम है? तो उसके लिए जो जैसे ईटीसी है ना, इसी के अंदर fstab की फाइल होती है, fstab फाइल सिस्टम के लिए, जिसमें हमारे पास फाइल सिस्टम की इंफॉर्मेशन होती है। fstab यहां भी लिख देता हूं मैं ताकि आपको याद रहे। fstab को हम एडिट करके जिस वक्त देख सकते हैं तो हमें वहां से जानकारी या हमें मालूमात मिल जाएंगी कि हमारे पास इस वक्त कौन सा फाइल सिस्टम है। पुरानी जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उन पे हो सकता है ext3 हो, 2 हो, सबसे पहला ext आया था, फिर 1 2 3, और आजकल जो यूज हो रहा है वो है 4 इस वक्त की जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। इसी तरह हमारे पास XFS है, मुख्तलिफ किस्म के फाइल सिस्टम है, और फिर BRTFS है, BRTFS जो कुछ मुझे याद है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। बाकी हर फाइल सिस्टम के फीचर्स वगैरह वो डिफरेंट है। ext4 जो है मोस्टली परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी वगैरह के लिए यूज होता है, और नॉर्मल हमारे जो सिस्टम्स हैं उनमें ext4। जहां पर बात आ जाती है बिग डाटा और वेरी लार्ज स्टोरेज फाइल्स, स्टोरेज सिस्टम्स के लिए, वहां पर हमारे पास ये फाइल सिस्टम्स XFS और BRTFS यूज होते हैं। तो ये थोड़ी बहुत कुछ टाइप्स हैं। इसी तरह ext4 है तो इससे पहले ext3 है, ext2 है, तो ये डिफरेंट किस्म की टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम्स हैं। तो चलिए अब इस फाइल सिस्टम को, पेरेंट डायरेक्टरी और सारी डायरेक्टरीज को हम अपनी आंखों से लिनक्स के सिस्टम पर देखते हैं। हमारा लैब सेशन शुरू होता है। तो भाई मैं अपने सिस्टम में लॉगिन करता हूं जो मेरा WSL से मैंने इंस्टॉल किया है, यूबुंटू। तो जी मैं अपने सिस्टम में लॉगिन हो गया। अब इसके बाद
मैं जाऊंगा sudo -i से रूट के अंदर। ओ सॉरी, मुझे पासवर्ड देना होगा। यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड देता हूँ जी। ठीक है, अब मैं रूट के अंदर आ गया। पहले मेरा यूज़र डेवऑप्स मौलवी था, ये देखें, ये इससे लॉगिन हुआ और इसके बाद फिर मैं रूट में आ गया। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ तो देखें, अगर मैं रन करूँ pwd तो किधर हूँ मैं? रूट डायरेक्टरी में। अब ये मेरी, ये सब समझ लें कि सबसे पावरफुल डायरेक्टरी है। रूट यूजर जो है वो सुपर यूजर होता है लिनक्स में, तो इसलिए ये पेरेंट डायरेक्टरी है। और अगर मैं यहां से मिसाल के तौर पर एग्जिट करता हूं तो मैं आ जाता हूं इसमें। तो यहां पर एक बड़े मजे की बात बता रहा हूं, ये वैसे एक, ये समझ ले फन है। तो वैसे अगर रूट में हूं तो हमारे पास इस तरह, ये जिस वक्त मैं रूट यूजर में हूं तो ये टिल्डा के बाद हैश होता है। और जिस वक्त मैं किसी और यूजर में हूं, जैसे मैं अब नॉन रूट यूजर है डेव ऑफ मौलवी, तो उसमें मेरे पास ऐसे होता है टिल्डा और उसके बाद $साइन। तो इसके बाद अगर मैं फिर sudo -i करूं तो मैं रूट के अंदर चला गया हूं। अब यहां पर देख लें, डॉलर की बजाय हैश आ गया है। तो रूट जो है हमारा सुपर यूजर होता है। और इसी तरह हमारी जो रूट डायरेक्टरी है वो यहां पर देख लें, फाइल सिस्टम, ये देखें ना, ये इससे पहले आपको स्लैश ये नजर आ रही है ना, तो ये क्या है? ये हमारा, ये हमारी पेरेंट डायरेक्टरी है। इसके अंदर मैं आ गया रूट डायरेक्टरी, इसलिए इसे रूट डायरेक्टरी भी कहते हैं। अब मैं मिसाल के तौर पर इसके अंदर नेविगेट करूं तो मुझे cd की कमांड यूज करनी पड़ेगी, cd, ठीक है, चेंज डायरेक्टरी। और यहां पर मैं लिखूंगा अपना फाइल सिस्टम की स्लैश लिखूंगा और जिस वक्त मैं एंटर करूंगा तो देखें मैं उसके अंदर आ गया। अब मैं यहां पर ls करता हूं तो यहां पर आप देख लें कि वो मुझे फाइल्स नजर आ रही हैं, फोल्डर्स नजर आ रहे हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जैसे होम है, ठीक है, बूट है, इसी तरह etc है, लिब भी है और मीडिया भी है, रूट भी है, एसबिन है, और इसी तरह हमारे पास यूजर भी है, वार भी है। तो ये सारी चीजें भाई, ये माउंट भी है, ओपीटी भी है। तो ये सब फोल्डर्स जिस वक्त आपका लिनक्स सिस्टम इंस्टॉल करते हैं आप वर्चुअल मशीन में, ये सारे डायरेक्टरीज पहले से बनी होती हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं अपने यूजर की होम डायरेक्टरी में जाना चाहूं तो मुझे क्या पाथ फॉलो करना पड़ेगा? cd। अब ऑलरेडी अगर मैं यहां पर मैं देखें, ऑलरेडी फाइल सिस्टम के अंदर मौजूद हूं, अपनी पेरेंट डायरेक्टरी में मौजूद हूं, तो मुझे अगर ना भी लिखूं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूं ताकि आपको हायरार्की याद रहे। होम के अंदर आया, ठीक है, होम के अंदर मैं यहां पर ls कर सकता हूं तो मुझे बता देगा हाँ भाई आपके यूजर की होम डायरेक्टरी बनी हुई है। तो यहां पर अब मुझे स्लैश इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी होम, यानी मेन जो होम है हमारी, उसमें मौजूद हूं। कैसे आपको समझ आएगी? आपको समझ आएगी pwd से, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। यहां से आपको पता चल गया कि मैं होम के अंदर हूं। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी डायरेक्टरी का नाम लिखना पड़ेगा और मैं यूं ऐसे अपनी डायरेक्टरी में आ जाता हूं। अब पूरी हायरार्की आपको समझ आ रही है, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा पाथ ऐसे बनेगा। इसके अंदर कोई सब डायरेक्टरी है, फिर सब डायरेक्टरी है, तो ये पूरा पाथ मुझे इस तरह फॉलो करना पड़ेगा। फिर मैं cd खाली एंटर करता हूं तो मैं वापस अपनी रूट डायरेक्टरी में चला जाता हूं। मिसाल के तौर पर ऐसे ही अब मैं अपने किसी भी सॉफ्टवेयर के लॉग्स देखना चाहूं तो cd चेंज डायरेक्टरी, ठीक है, पेरेंट डायरेक्टरी, लॉग, सॉरी वार, और इसके अंदर लॉग। ये एक ही दफा आप लिखेंगे तो इस तरह आप उस डायरेक्टरी के अंदर एंटर हो जाएंगे। अब यहां पर ये देख लें, मुख्तलिफ किस्म की जो है ना लॉग फाइल्स भी हैं और डायरेक्टरीज भी बनी हुई हैं। तो ये पाथ्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं और ऐसे हम किसी न किसी और डायरेक्टरी में मूव कर सकते हैं या नेविगेट कर सकते हैं। यहां पर ये देख लें, आपको नजर आ रहा है ये एक फुल पाथ है। मिसाल के तौर पर अब ये पूरी एक हायरार्की है। मैं अगर इसको कॉपी करके, ठीक है, और इसमें डायरेक्ट भी जा सकता हूं। अब यहां पर ये आप देख लें डबल डॉट और फिर ये डबल डॉट, ये क्या कर रहा है? ये एक स्टेप पीछे जा रहा है। यहां पर भी ये एक स्टेप और पीछे जाके
फिर हमारा यहाँ से प्रॉपर पाथ शुरू होता है। तो ये थोड़ी सी यानी समझने की बात है कि यहाँ पर मैंने ऐसे अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या बनता है कि सबसे पहले इस डबल डॉट से मैं एक स्टेप पीछे जाऊंगा तो लॉग खत्म होके मैं वार में चला जाऊंगा। ठहरे मैं आपको इस तरह समझा देता हूं। ये इस तरह मैंने खाली लिखा तो मैं एक स्टेप पीछे आ गया, ठीक है। अब इसको मैं फिर लिखता हूं इस तरह तो मैं एक स्टेप और पीछे चला गया, ठीक है। अब इसके बाद फिर मेरा पाथ यहां से शुरू होगा, ठीक है। अब मैं ऐसे कर सकता हूं सी डी और ऐसे। अब ये देखें मैं इस पाथ के अंदर यूं चला गया। तो ये जो डबल डॉट स्लैश है ये आपको इस फाइल सिस्टम या इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में जिस वक्त आप नेविगेट करते हैं मुख्तलिफ फोल्डर्स डायरेक्टरीज के अंदर, उधर जाना इधर जाना बाहर आना, तो ये जो डबल डॉट स्लैश है ये जाहिर करता है कि आप एक स्टेप पीछे आ रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं दोबारा सी डी डबल डॉट स्लैश करता हूं तो क्या ख्याल है मैं किधर जाऊंगा, मैं वापस सिस्टम डी से निकल कर मैं डॉक में आ जाऊंगा। रन करूं मैं, ये ले जी, ठीक है, मैं डॉक में आ गया। फिर पीछे एक स्टेप जाऊं, फिर मैं शेयर में आ गया। फिर मैं इस तरह आप जो है ना एक एक स्टेप पीछे आ सकते हैं। और जिस वक्त आपने आगे जाना है अगली डायरेक्टरीज में तो फिर मुझे यूज करना पड़ेगा शेयर, और फिर यहां पर मैं डॉग, और फिर इसके बाद मैं लिखूंगा सिस्टम, ठीक है, सिस्टम डी। तो ये मैं उसके अंदर आ गया। तो ऐसे जो है ना हम मुख्तलिफ किस्म की डायरेक्टरीज में नेविगेट कर सकते हैं। अब होम डायरेक्टरी मैंने आपको बता दी। इसी तरह हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी है वो है ETC। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास कितनी ज्यादा फाइल्स और फोल्डर्स बने हुए हैं। तो हर एक का जैसे सूडोवर्स बहुत कॉमनली यूज होती है जिसमें हम सूडो यूजर्स वगैरह बनाते हैं। इसी तरह होस्ट नेम में होस्ट नेम चेंज हो सकता है। ये जो होस्ट नेम है मिसाल के तौर पर मैं इसको कैट करूं तो होस्ट नेम आपका होस्ट नेम की फाइल में, ठीक है। इसी तरह CD/ETC में होस्ट है, ये FS टैब में आपको बता चुका हूं। फिर यहाँ पर आपके पास ये इंपॉर्टेंट फाइल है पास WD, और फिर ये शेडो, ये सारी इनका जो है ना यूजर्स मैनेजमेंट से ताल्लुक है। dhcpd.conf है, deluser.conf है, और इसी तरह my.cnf जिस वक्त या कुबरनेटिस इंस्टॉल करते हैं, nginx इंस्टॉल करते हैं तो उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, ये इसलिए सबसे ETC का मतलब ऐसे है एटसेट्रा, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी फाइल्स कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पर देख लें। क्रॉन जितनी भी हैं वो यहाँ पर है। क्रॉन टैब आपकी ETC क्रॉन टैब की फाइल है। इसी तरह resolve.conf है, ठीक है, नेम सर्वर से ताल्लुक है जिसका। मिसाल के तौर पर मैं देख लूँ ETC resolve.conf, यहाँ पर देख लें एक ही नेम सर्वर डला हुआ है। इसी तरह हमारे पास कैट ETC होस्ट की फाइल है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की जो इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं वो सारी कहाँ होती हैं ETC के अंदर। अगर मैं nginx अभी इंस्टॉल करूं तो मेरे पास nginx की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स भी इधर ही आ जाएंगी। कुबरनेटिस इंस्टॉल करूं, कुबरनेटिस के मैनिफेस्ट जिनको कहते हैं YAML फाइल्स वो इधर आ जाएंगी, एनजिबल की इधर आ जाएंगी। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी है अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के हवाले से। होम डायरेक्टरी भी है। और इसके बाद हमारे पास CD वार और लॉग, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए कि ये सारी लॉग्स जो हमारी बनती हैं जैसे ऑथेंटिकेशन लॉग्स हैं, डी मैसेज जो सर्वर के लॉग्स वगैरह हैं। इसी तरह हमारे पास फेल टू बैन इंस्टॉल करते हैं वो यहाँ आते हैं। और बाकी कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनके जो लॉग डायरेक्टरीज का पाथ होता है या उनके जो लॉग्स बनते हैं वो वार लॉग में ही बनते हैं। इसके बाद हमारे पास CD वार लिब है, ठीक है, जो सिस्टम की लाइब्रेरीज हैं ये जितनी भी। और CD वार सॉरी लिब के अंदर मैं आऊं ये पर, यहाँ पर देख लें सिस्टम की लाइब्रेरीज वगैरह हैं, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास बिन की डायरेक्टरी है, बाइनरीज CD/bin। यहाँ पर देख लें सब सबज सबज ये बाइनरीज हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं हमारी, जैसे RM है, rgrep है। इसी तरह ये जितने भी हमारे स्क्रिप्ट समझ लें ये
फाइल्स हैं एग्जीक्यूटेबल, जो ग्रीन फाइल्स होती हैं वो एग्जीक्यूटेबल होती हैं, जो ब्लू होती हैं वो लिंक्स होते हैं। अगर मैं ls-l करूं तो तब आपको ज्यादा समझ आएगा। ये देखें एक लिंक बना हुआ है, लिंक है होस्ट नेम के साथ, ये लिंक बना हुआ है। फिर इसी तरह ये हमारे पास क्या है, ये सारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं, बाइनरीज जिनको आप कह सकते हैं, वो किधर होती हैं, बिन के अंदर होती हैं। फिर इसके बाद cd माउंट है mnt, अगर मैं कोई भी डिवाइस अपनी माउंट करता हूं तो वो इस डायरेक्टरी में हमारी माउंट होती हैं। इसी तरह हमारे पास आ गई cd/temp, तो टेम्परेरी, ये देखें कैशे या टेम्परेरी फाइल्स हैं, जो अगर डिस्क स्पेस इश्यूज आते हैं हमारे पास तो उनको, इन सब को हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो टेम्परेरी फाइल्स जो हैं वो टेम्प में बनती हैं। इसी तरह अगर हमारे पास आ गया बूट, तो जो जिनका ताल्लुक बूट होने से है, अब यहाँ पर तो कोई फाइल कॉन्फ़िगरेशन वगैरह नहीं है क्योंकि मैं WSL यूज कर रहा हूँ, तो जो सिस्टम जिनका ताल्लुक, जो फाइल्स और फोल्डर्स जिनका ताल्लुक सिस्टम के बूट होने से हैं वो यहाँ पर बूट में आती हैं। इसी तरह हमारे पास आ गई होम, तो हमने कवर कर ली है। इसके बाद ये जैसे रन है, cd रन, तो रन टाइम पे जो प्रोसेसेस हमारे बनते हैं उनकी PIDs वगैरह या सॉकेट फाइल्स, ये देख लें हमारे पास सॉकेट फाइल हैं जिनका कलर जो है ना वो पिंक है, ठीक है। ये मुख्तलिफ किस्म की कलर कम्बिनेशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए। वाइट है तो ये फाइल्स हैं, ठीक है, ये वाइट, ब्लू है तो वो फोल्डर्स हैं, और सॉकेट फाइल्स पिंक कलर में, और जो ग्रीन फाइल्स हैं वो एग्जीक्यूटेबल होती हैं, ठीक है। और ये जो फुल ग्रीन है इसका मतलब है इनको पूरी परमिशंस दी हुई हैं। ये देखिए फुल परमिशंस, इसका पूरा इंशाल्लाह एक चैप्टर होगा ओनर्स और परमिशंस का, और ये जैसे रूट यूजर से सारी ओन्ड है। इसके बाद फाइनली जो सॉरी, अगर मैं एक स्टेप पीछे आऊँ फिर ls करूँ फाइल सिस्टम में, तो यहाँ पर कुछ यूजर USR की डायरेक्टरी है, sys की डायरेक्टरी है। तो यहाँ पर ये सारी, इनमें से जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली जिनसे हमारा पाला पड़ता है या वास्ता पड़ता है वो मैंने आपको बता दिए हैं। बिन है, बूट है, etc है, होम है, और इसी तरह हमारे पास माउंट है, और हमारे पास इसमें टेम्प है, USR यूजर है, और वार है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है ना वो डायरेक्टरीज मैंने आपको बता दी हैं इस फाइल सिस्टम के अंदर लिनक्स में। और अगर आपने मिसाल के तौर पर देखना है कि मेरे सिस्टम पे कौन सा OS रिलीज इंस्टॉल्ड है, तो देखें वो भी ETC इशू के अंदर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन होती है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पास कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल्ड है। तो Ubuntu 24.04 है। इसी तरह अगर पार्टीशंस देखनी हो, मैंने fdisk-l है, तो ये मुझे बता देता है कि कौन सी पार्टीशंस इस सिस्टम पे हैं और हर पार्टीशन को कितना साइज दिया गया है। तो वैसे ये मैंने WSL से बनाई है, तो फिर भी इस पे देख लें कि सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। और अगर मैं आखिरी कमांड रन करूं तो वो है df-h डिस्क के हवाले से, ठीक है, स्टोरेज के हवाले से। तो ये मुझे पूरे सिस्टम की बता रही है। देखिए साथ C भी आ रही है, क्यों, क्योंकि साथ मेरा ये विंडोज़ है, पीछे आप देख लें ये विंडोज़ चल रही है, तो C ड्राइव भी बता रही है हमें। और इसके बाद हमारे पास बाकी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है डिस्क ड्राइव के हवाले से वो सारी हमारे पास यूं इंफॉर्मेशन आ जाती है कि कितनी यूज़ हो चुकी है, कितनी रहती है, और कौन सी डिस्क जो है ना आउट ऑफ स्पेस हो रही है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर, जिसमें थोड़ी बहुत हमने बात की, थोड़ी बहुत तो नहीं, खैर अल्लाह के फजल से ज़्यादा ही हो गई है। और मैंने पूरी कोशिश किया कि टू द पॉइंट डायरेक्टरीज आपको बताऊं, टू द पॉइंट फाइल सिस्टम के बारे में, हायरार्की के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं। और इसके साथ साथ हमने ये भी देख लिया कि हम किस तरह मुख्तलिफ डायरेक्टरीज में नेविगेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। किसी डायरेक्टरी के अंदर जाना हो कैसे जाएंगे, उससे बाहर आना हो कैसे बाहर आ सकते हैं। वैसे इसके बाद अगला हमारा जो चैप्टर है जिसमें हम इंशाल्लाह 60 से 70 लिनक्स की मुख्तलिफ किस्म की कमांड्स इंशाल्लाह प्रैक्टिकली चलाएंगे। जैसे कुछ मैंने चलाई हैं, नैनो है, ETC कैट है, LS है, ls-la है। इसी तरह की 70-75 टोटल कमांड्स हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं, जिससे आप पूरी यानी CLI पे काम कर सकते हैं। कोई इंस्टॉल करना हो कैसे करेंगे, किसी फाइल को एडिट करके सेव करना, तो ये थोड़ी बहुत छोटी सी इजी ड्रिल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। अगर वो 70 कमांड्स आपको आ जाती हैं
तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इंशाल्लाह आपको लिनक्स बहुत हद तक आ जाएगी, आप में वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ भाई मैं अब लिनक्स के साथ कर सकता हूँ काम, ठीक है, खिलवाड़ कर सकता हूँ। तो इजाजत दीजिए, अगले चैप्टर में हम, जो हमारा छठा चैप्टर होगा हमारे डेवऑप्स रोड मैप का, तो उसमें हम लिनक्स की कमांड्स उनके साथ इंशाल्लाह खेलेंगे, लर्न करेंगे, सीखेंगे। कुछ मैं सीखूंगा, कुछ आप सीखेंगे, इंशाल्लाह हम सब जो है ना स्टूडेंट्स हैं, सीखने वाले हैं। तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह किसी ना किसी का फ़ायदा हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे चैप्टर नंबर 6 में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।